हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इससे पहले वाले वीडियोस में जो है मैं फर्स्ट पेपर ऑफ एमएससी जूलॉजी का जो कि मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी है उसकी 3 यूनिट जो है कंप्लीट करा चुकी हूँ और ये फोर्थ यूनिट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक है असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसमें हम इंटरमीडिएट फिलामेंट फोर्थ यूनिट के कुछ टॉपिक पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उनको देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इससे पहले जो हम इंट्रोडक्शन में जान चुके हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके इंपॉर्टेंस, उनकी स्ट्रक्चर हम जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, जहां पर हमने ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन जो है हमने डिस्कस कर लिए थे। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज 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 उनको जरूर देखेगा, क्योंकि वहीं से हमारा बेस बना है। तो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। आप जैसे जानते हैं असेंबली का मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी चीज को ऐड ऑन करना और ऐड ऑन करके उस चीज में इंक्रीज करना, उसके साइज में इंक्रीज करना। तो वही है असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं, कौन कौन सी यूनिट जो आकर उसमें जुड़ती हैं, या किस तरह से जो है एक तरह से इसमें बढ़ोतरी होती है, लाइक इसका साइज जो इंक्रीज करता है, किस तरह से करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट का। तो वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया। ये जो स्टडी मटेरियल है ये मैं इग्नू की स्टडी मटेरियल को ही यहाँ पे रेफर कर रही हूँ, वही यूज कर रही हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका जो इग्नू का जो सिलेबस दिया गया है बुक्स में वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो देखते हैं टेंडम रिपीट्स ऑफ ए 7 एमिनो एसिड सीक्वेंस हैप्टेड रिपीट जिसको बोलते हैं ऑन द सेंट्रल रोड प्रमोट कोइल्ड कोयल डाइमर फॉर्मेशन बिटवीन पैरेलल हेलिक्स। जैसे हम जान चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये डाइमर होते हैं, मोनोमर्स मिलकर के डाइमर बनाते हैं, डाइमर मिलकर के फिर आपके आगे प्रोसेस करते हैं प्रोटोफिलामेंट के लिए, ठीक है, और फिर जाकर के आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट बनता है। तो यहाँ पे यही बताया कि जो ये आपकी टेंडम रिपीट्स होती हैं 7 अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड बताए, 7 बताए गए हैं। ये इनका एक सीक्वेंस होता है जिसको हम हैप्टेड रिपीट बोलते हैं, और ये कहाँ होता है, सेंट्रल रोड पर बनाया जाता है। डायमर का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जैसे टर्मिनल होता है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है ना, उसके बीच में जो हमारा मिडल वाला जो पार्ट है उसी को बोला गया है सेंट्रल रोड, और जो कि कॉइल्ड होता है आपका डाइमर फॉर्मेशन बिटवीन पैरेलल हेलिक्स। तो पैरेलल हेलिक्स में जो मिडल वाला पार्ट है सेंट्रल रोड है, तो वहीं पर बताया गया 7 अमीनो एसिड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, हैप्टेड रिपीट बोलते हैं इसको। ये डायमर कैन बी होमो और हेटेरोडायमेरिक। अब ये याद रखिएगा, जो आपका डायमर होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का वो मोनोमर से मिलकर बना होता है, और ये जो डाइमर होता है ये आपका होमो भी हो सकता है, हेटेरोडायमेरिक भी हो सकता है। द डाइमर आर एंटी पैरेलल एंड हैव ए स्टैगर्ड एलिमेंट अलाइनमेंट व्हेन दे जॉइन टू फॉर्म टेट्रामर्स। तो जो डाइमर्स होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि एन टर्मिनल जो है सी टर्मिनल के साथ होगा जब वो पैरेलली अरेंज्ड होंगे। और तो ये बताया गया है इसमें स्टैगर्ड अलाइनमेंट होती है उनकी जब वो टेट्रामर बना रहे होते हैं। The resulting tetramer lacks polarity and has plus and minus end। तो जो टेट्रामर्स होते हैं वो उनके पास पोलैरिटी नहीं होती, उनके पास प्लस एंड और माइनस एंड उनके पास होता देखने को मिलता है। 8 of these tetramers join together literally to create a filament with a unit length। अब देखो जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट बनेगा ना, तो यही जो है ना आपके 8 होंगे नंबर्स में, 8 जो है इस तरह के टेट्रामर्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे और फिर वो फिलामेंट को बनाएंगे, फिलामेंट की एक यूनिट बन पाएगी वहां से। End to end super coiled unit length filaments form a mature full length filament having a circumference of roughly 11 nanometer resulting in a rope like structure। तो यही बताया गया है कि एंड से एंड जब यहाँ पर सुपर कॉइल्ड होगा इन यूनिट लेंथ का फिलामेंट्स की, जो फिलामेंट्स यहाँ पे बने हैं, तो वो एक मैच्योर फुल लेंथ फिलामेंट बना लेंगे जिसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो अबाउट 11 नैनोमीटर होगा, और फिर वो जाकर के एक रोप लाइक स्ट्रक्चर को जो कंस्ट्रक्ट करेंगे। द असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप। जो असेंबली होती है, जो प्रोसेस असेंबली की, उसमें कुछ स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें डायमराइजेशन आपको देखने मिलेगी, टेट्रामराइजेशन आपको देखने मिलेगी, फिर असेंबली हो जाएगी फिलामेंट्स की, और फिर आपका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। अब देखो फिगर में आपको दिखाया गया है, पहले आपको दिखाया गया यहाँ पे पेप्टाइड, और ये आपका सेंट्रल रोड डोमेन बताया गया है, जो आपका 7 अमीनो एसिड जो है उसके सीक्वेंस से बना हुआ है। तो ये आपका वो सेंट्रल रोड डोमेन बता दिया गया है। यहाँ पे टी है, ये सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल को हेड बोलेंगे। अब देखो ये कॉइल्ड जो है कॉइल होता है इस तरह से, डायमर बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड जो है मोनोमर मिलकर के डायमर बनाएगा, डायमर मिलकर के आपका टेट्रामर बनाएगा। आप देखो टेट्रामर बन रहा है यहाँ पे, दो इधर है दो इधर है, ठीक है। तो ये जो टेट्रामर्स हैं ये आपके वर्टिकली अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ, ये वर्टिकली अरेंज हो रखे हैं यहाँ पर। अब
ठीक है। तो ये वर्टिकली अरेंज होंगे प्रोटोफिलामेंट बनाने के लिए। अब प्रोटोफिलामेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तब जाकर ये आपका फिलामेंट बनाते हैं। तो फिलामेंट किस तरह से बनेगा, एक तरह से असेंबली या फिर फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंट्स तो कैसे होती है। पहले पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें सेंट्रल रोड डोमेन होता है, एक हेड टर्मिनल और एक सी टर्मिनल इसमें होगा, जिसको हम एन टर्मिनल और सी टर्मिनल बोलते हैं, हेड एंड टेल। और जो ये अरेंज होते हैं, अब देखो ये किस तरह से अरेंज है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ये सिंगल स्ट्रैंड अरेंज है, तो ये एन टर्मिनल के साथ एन टर्मिनल, सी टर्मिनल के साथ सी टर्मिनल। बट जब आपका टेट्रामर बनेगा, डायमर से टेट्रामर बनेगा, तो आपका एन टर्मिनल के साथ जो है ना सी टर्मिनल आएगा, सी के साथ जो है ना एन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एंटी पैरेलल हो जाते हैं इस तरह से, और फिर ये मिलकर के प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं जब ये वर्टिकली अरेंज होते हैं। वर्टिकली अरेंज होने के बाद एक सीक्वेंस में ये जो ना अरेंज होते हैं इस तरह से, और इसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। अब प्रोटोफिलामेंट मिलकर ही फिलामेंट्स को बनाते हैं। जब इस तरह की यूनिट, ये एक यूनिट दिखा दी गई है यहाँ पे, प्रोटोफिलामेंट जो है फिलामेंट की इंटरमीडिएट फिलामेंट की यूनिट दिखा दी गई है। अब ये जो यूनिट है ये मिलकर के, ऐसी बहुत सारी यूनिट मिलकर के आपके फिलामेंट्स को बनाएंगी। तो यही था असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक बार देख लेते हैं आपको क्या बताया गया है यहाँ पे, जो एक तरह से जो इसमें स्टेप्स बताए गए हैं। तो स्टेप्स में जब आपका असेंबली होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट के, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें डायमराइजेशन, यानी कि डायमर्स बनेंगे। The protein subunit are then dimerized when two subunit form a coiled coil dimer। जब ये सब यूनिट जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट की वो मिलकर के coiled coil स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तब डायमराइजेशन हो जाता है। इट इज अनेबल by the presence of alpha helical domains in the protein subunit। अब जो alpha helical domain present है आपके मोनोमर में ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट के, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल होता है कि कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर बना लेता है और डायमराइजेशन वहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अल्फा हेलिकल डोमेन प्रेजेंट होता है। उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो एक तरह से जैसे कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं दूसरे मोनोमर के साथ मिलकर के। तो इस तरह से डायमराइजेशन यहाँ पे हो जाता है। फिर डायमराइजेशन होने के बाद जो डायमर्स है वो मिलकर के टेट्रामराइजेशन बना करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, डायमर्स ज्वाइन लिटरली टू फॉर्म ए टेट्रामर। अब जो डायमर्स है वो लिटरली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और टेट्रामर बनाते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, और ये टेट्रामर जो होता है यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, ये यहाँ पर बताया गया है। अब असेंबली ऑफ फिलामेंट्स में क्या होता है कि टेट्रामर्स देन इंटरैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। तो लॉन्गिट्यूडिनली जब वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे टू फॉर्म प्रोटोफिलामेंट, तो ये आपकी जो टेट्रामर्स होते हैं यही प्रोटोफिलामेंट्स को बनाते हैं, जो वो लॉन्गिट्यूडिनली एक दूसरे से इंटरेक्शन में आते हैं। ठीक है, टच में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, विच देन इंटरेक्ट लेटरली टू फॉर्म इंटरमीडिएट फिलामेंट। और उसके बाद वो मिलकर के इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाता है। यही मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, इंट्रैक्शन में आते हैं, और फिर वो जाकर के आपके फिलामेंट को बनाते हैं। ये यहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे बताया गया है चैपरोन प्रोटीन जो है आपका एंड अदर रेगुलेटरी फैक्टर्स गोवन द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एसोसिएशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोटीन है यहाँ पे चैपरोन, ये याद रखिएगा, ये प्रोटीन यहाँ पे वर्क करता है जो रेगुलेटरी फैक्टर गवर्न करता है लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एसोसिएशन के लिए। जब एक प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन हो रही होती है, या आप कहोगे फिलामेंट की, इंटरमीडिएट फिलामेंट की फॉर्मेशन या फिर असेंबली हो रही होती है, तो जो प्रोटीन है यहाँ पे वर्क कर रहा होता है रेगुलेटरी फैक्टर, वो आपका चैपेरोन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आपका स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन कैसे होगा, क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन सच एज प्लेक्टिन। तो कुछ क्रॉस लिंक प्रोटीन होते हैं जैसे कि प्लेक्टिन हुआ या फिर डेस्मोप्लेक्टिन हुआ, एंड इन एंड वो प्लेकिन जो है ये हेल्प करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को एंकर करने के लिए थ्रू अदर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर आपको 3 प्रोटीन आपको बता दिए गए हैं, वो याद रखिएगा कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो स्टेबिलिटी बनाए रखने में हेल्प करते हैं, और इनको क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन बोला जाता है, प्लेक्टिन, डेस्मोप्लेकिन एंड एनवोप्लेकिन। The stability of intermediate filaments is also influenced by phosphorylation and other post-transitional modification। तो जो ये स्टेबिलिटी है इंटरमीडिएट फिलामेंट की, इन प्रोटीन्स के अलावा एक और प्रोसेस पर जो है लाइक करती है या डिपेंड होती है या इन्फ्लुएंस होती है, किसके द्वारा, फोस्फोराइलेशन जो इनमें होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो अदर पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस इसमें होते हैं जब फिलामेंट बनता है, तो उस पे ये चीजें जो है डिपेंड करती हैं। आगे आपको बताया गया इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ सेल्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग इन रिस्पॉन्स टू सेल साइकिल ऑफ डिफरेंशिएशन क्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है सेल्स के अंदर, वो जो है लगातार आपका चेंज होता रहता है और आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो रिस्पॉन्स टू सेल साइकिल। जब सेल साइकिल हो रहा होता है उसके रिस्पॉन्स में आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो ऑफ डिफरेंशिएशन क्यूज। ठीक है, जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं या उसको रिकॉग्नाइज करते हैं उस टाइम। सम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स असेंबली एंड डिसअसेंबली कैन बी अल्टर्ड बाय फॉस्फोराइलेशन।
तो कुछ जो इंटरमीडिएट फिलामेंट की असेंबली और डिसअसेंबली जो है वो अल्टर करती है फॉस्फोराइलेशन जो ये प्रोसेस है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है इसमें असेंबली और डिसअसेंबली में, जो जिसका डायरेक्ट जो है इफेक्ट पड़ता है इनकी प्रोसेस असेंबली और डिसअसेंबली पर। फॉस्फोराइलेशन जो है आपको बता दिया गया है, डिसअसेंबल्स द न्यूक्लियर लैमिन्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो फॉस्फोराइलेशन जो है ये एक तरह से डिसअसेंबल कर देती हैं न्यूक्लियर लैमिन्स को। जब माइटोसिस की प्रोसेस हो रही होती है सेल के अंदर, उस टाइम पर जो है न्यूक्लियर लैमिन को ये डिसअसेंबल कर देते हैं, ब्रेकिंग द न्यूक्लियर एनवेलप। आपका सेल का जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसको ब्रेक कर देती है एंड प्रोसेस रिवर्स एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन जब होता है तो ये प्रोसेस जो है एक तरह से रिवर्स हो जाती है। सिमिलरली साइटोप्लाज्मिक Vimentin is also phosphorylated in a cell cycle dependent manner। तो जो आपको बता दिया गया, जो साइटोप्लाज्मिक वाइमेंटीन होता है वो भी फॉस्फोराइलेटेड होती है सेल के अंदर सेल साइकिल डिपेंडेंट मैनर में। ऑल्दो एनएफ जो है आपका phosphorylation affects their functional interactions, it does not control filament assembly and disassembly। और ये इसका कोई भी इफेक्ट जो है इसके ऊपर नहीं पड़ता। एनएफ फॉस्फोराइलेशन का कोई जो इफेक्ट जो है अफेक्ट्स दे फंक्शनल इंटरेक्शन, उनके फंक्शनल इंटरेक्शन को तो फर्क डालती है, लेकिन जो है ये डज नॉट कंट्रोल फिलामेंट असेंबली और डिसअसेंबली, यानी कि इनके साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके फंक्शन पर इसका जो है फर्क पड़ता है। ये चीजें जो यहाँ पर बताई गई हैं। ये जो टॉपिक है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो असेंबली और डिसअसेंबली है इंटरमीडिएट फिलामेंट की वो आपको याद रखनी है। तो आपको जो मेन पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने होंगे, जो आपको पता होना चाहिए, वो आपको बता दिए गए हैं यहाँ पर। जो टैंडम रिपीट होता है 7 अमीनो एसिड सीक्वेंस का बना होता है, इसको हैप्टेड रिपीट बोलेंगे। और ये जो है कंट्रोल रोड प्रमोट करता है कॉइल्ड कॉइल डायमर को, यानी कि डायमर जो फॉर्मेशन होती है वो इसी अमीनो एसिड सीक्वेंस की वजह से होती है, जो कि आपका एक तरह से सेंट्रल पार्ट होता है हेलिक्स में, ठीक है। जो मोनोमर होता है, जो हेलिक है उसमें जो है सेंट्रल पार्ट होता है। डायमर कैन बी होमो और हेट्रो डायमेरिक। अब ये होमो हेट्रो भी हो सकते हैं। होमो और हेट्रो का क्या मतलब है आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब देखो ये आपके जो है ना होमो है यहाँ पे, और ये हिट्रो भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये है, ये इस तरह से हिट्रो की प्रोपोजिशन में है यहाँ पे, तो ये हिट्रो डायमेरिक भी हो सकते हैं। अब जो मेन चीज यहाँ पे बताई गई है, ये एंटी पैरेलल होते हैं और जो अलाइनमेंट होती है इनका वो टेट्रामर बनाने के लिए होती है। डायमर जो है वो आपके क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है कि एन टर्मिनल के साथ जो सी टर्मिनल आ जाता है इस डायमर का। देखो अब ये जो डायमर है, ये एक डायमर है, ये मिलकर इसके साथ मिलेगा तभी टेट्रामर बनेगा। तो इस डायमर के साथ जो ये कनेक्शन है, और एन टर्मिनल के साथ सी टर्मिनल का, सी के साथ एन टर्मिनल का, इसी की बात की गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। डायमर तक तो आपका सेम रहेगा, लेकिन आपका होमो और हेट्रो हो सकता है यहाँ पर। और जब आपका टेट्रामर बनेगा तो ये आपके एंटी पैरेलल हो जाएंगे, और जो रिजल्टिंग टेट्रामर्स होंगे वो उनकी पोलैरिटी गायब हो जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव एंड है एक नेगेटिव एंड है, तो इसलिए वो पोलैरिटी वहां पे नहीं रहेगी। और इसी तरह के जो 8 टेट्रामर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे लेटरली, तो वो एक फिलामेंट की यूनिट लेंथ बना लेंगे। और ऐसी यूनिट लेंथ जब हैवी अमाउंट में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, तो उस टाइम पर जो सर्कमफ्रेंस बनता है वो रफली 14 नैनोमीटर का होता है, और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं, और उसी को जो है उसी से जो है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट आपका बनता है। अब यहाँ पे जो आपको स्टेप दिए गए हैं जब असेंबली होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, तो क्या होता है, यानी कि जब इंटरमीडिएट फिलामेंट आपका बनता है तो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, मोनोमर मिलकर के डायमर बनते हैं, जिसको डायमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें अल्फा हेलिकल डोमेन्स जो है या फिर प्रोटीन सब यूनिट जो कहेंगे हम उसको, एक दूसरे के साथ जो है कॉइल्ड कॉइल डायमर बना लेती हैं। फिर उसके बाद जो ये कॉइल्ड कॉइल डायमर बने हैं, ये मिलकर के जब ये पोजीशन में आएंगे एक दूसरे के साथ, तो तब ये बनाएंगे आपके टेट्रामराइजेशन। अब ये डायमर जो टेट्रामराइजेशन बनाएंगे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंटी पैरेलल होंगे, और तब ये लेटरली ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को, और उसके बाद टेट्रामराइजेशन हो जाएगा। असेंबली ऑफ द फिलामेंट्स में क्या होगा, आप जो इस तरह के जो टेट्रामर्स बने हैं वो लॉन्गिट्यूडिनली जो है एक तरह से प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जब वो एक दूसरे के इंटरेक्शन में आती हैं। टेट्रामर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडिनली और एक प्रोटोफिलामेंट को बना लेंगे। अब जो ये प्रोटोफिलामेंट है यही बेसिक यूनिट है एक तरह से। बेसिक यूनिट जो टेट्रामर है, तो यही जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं जब ये एक दूसरे के साथ टच में आते हैं, तो उस टाइम पर जो लॉन्गिट्यूडिनली जो इनमें इंटरेक्शन होता है उसी से आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये बताया गया था यहाँ पर। एक तो एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट बता दिया गया है, रेगुलेटरी फैक्टर ग्रुप 1, द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एसोसिएशन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन आपको याद रखना है, जिसका नाम है चैपेरोन प्रोटीन। और सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा है यहाँ पे कि क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपका प्लैक्टिन हो गया, डेस्मोप्लैक्टिन हो गया, या फिर एनवोप्लैक्टिन हो गया। तो ये आपको कुछ प्रोटीन के नाम दे दिए गए, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है एंकर करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट को अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स के साथ, जो जोड़ के रखते हैं, मिला करके रखते हैं। वहां पे एक स्ट्रक्चर, एक फंक्शनल मैकेनिक
केमिकल फंक्शन जो है एक तरह से सेटअप जो है बना देते हैं ये, और मैकेनिकली जो स्टेबिलिटी देते हैं सेल को और आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को। जो स्टेबिलिटी होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट की, वो इन्फ्लुएंस होती है फॉस्फोराइलेशन से भी। और इसके अलावा फॉस्फोराइलेशन के अलावा जो पोस्ट ट्रांजिशनल जो मॉडिफिकेशंस होते हैं सेल के अंदर, उनसे भी जो है ये अफेक्ट होता है। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जो ये स्ट्रक्चर है ये आप इजीली बना भी सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से देख लेना। आई होप कि आपको यहाँ से ना जो टॉपिक अच्छी खासी तरह से जो है ना आपको कवर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में, वो और इंटरमीडिएट फिलामेंट एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या क्या है, कौन कौन से हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो अपना पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्पॉटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।